अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद मशरक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। सेहोनी हुकूमत के ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ईरान ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक 3 का आगाज करते हुए सेहोनी रियासत पर मिसाइलों की बरसात कर दी। ईरान की जानिब से सेहोनी रियासत पर अब तक 200 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं, जिनमें इसराइल के 7 अफराद हलाक और 90 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद इमारतें भी मलबे का ढेर बन चुकी हैं। रात गए से अब तक ईरान इसराइल पर 5 हमले कर चुका है। ईरानी जवाबी कार्रवाई से यरूशलेम शेरोन के इलाके धमाकों से गूंज उठे। ईरान की तरफ से यह दावा भी सामने आया है कि उसने इसराइल के दारुल हुकूमत में इसराइली जोहरी तहकीक मरकज को निशाना बनाया। मकबूजा बैतुल मकदस में भी धमाके की आवाजें सुनाई दी गई। इसराइल ने कई इलाकों में बिजली बंद कर दी। इसराइली शहरियों को जान बचाने के लिए बंकर्स में छुपना पड़ा। जवाबी कार्रवाई के बाद ईरान में जश्न का समा रहा और शहरी सड़कों पर निकल आए। यमन, गजा, लीबिया भी ईरान की जानिब से इसराइल पर किए गए हमलों पर शहरियों ने जश्न मनाया। ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि इसराइल में 150 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन वादा सादिक 3 में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर भी धमाका हुआ। इसराइली डिफेंस फोर्स ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ईरान की तरफ से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया, जबकि ईरानी सरकारी मीडिया की तरफ से यह दावा भी सामने आया है कि इसने 2 इसराइली लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं और एक खातून पायलट को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी इसराइल की तरफ से तरदीद की जा रही है। दूसरी तरफ गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली फौज और फिजाइया की तरफ से तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले अब भी जारी हैं। इसराइली हमलों में अब तक ईरान के 200 आला फौजी कमांडोज, जोहरी साइंसदानों समेत अब तक 104 अफराद शहीद और 376 से जायद जख्मी हो चुके हैं, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खamenei ने भी एक बार फिर इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि सेहोनी रियासत को अपने जराइम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइल ने जंग का आगाज किया, लेकिन अब उन्हें भागने नहीं देंगे। गैर मुल्की इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी सुप्रीम कमांडर का कौम से खिताब में कहना था कि इसराइल ने एक संगीन गलती की है। ईरानी शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे, हमारी मुसल्लह अफवाज तैयार हैं। दूसरी तरफ ईरानी पार्लियामेंट के प्रिजाइडिंग बोर्ड के तर्जुमान का कहना है कि इसराइल के दहशतगर्दाना इकदाम से मुल्क के जोहरी अमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, जबकि पासदाराने इनकलाब ने ईरान की सिक्योरिटी को सुर्ख लकीर करार देते हुए कहा है कि इसराइल पर जल्द ही खैबर मिसाइल दागे जाएंगे और दुनिया हैरान हो जाएगी। दूसरी तरफ इसराइल ने एक बार फिर धमकी देते हुए कहा है कि ईरान को मालूम नहीं उन्हें किस चीज से निशाना बनाया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि तारीख की बड़ी फौजी कार्रवाई राइजिंग लाइन में मसरूफ है, मजीद कुछ आने वाला है। इसराइली मीडिया ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल मुख्तलिफ मुकामात पर गिरे, जिनमें एक इसराइली वजारत दिफा की इमारत भी शामिल है, जबकि कुशदान में भी 2 ईरानी मिसाइल गिरने की इत्तलात मौजूद हैं। इसराइल की जानिब से यह दावा भी सामने आ रहा है कि उन्होंने ईरान की जानिब से दागे ड्रोन्स और मिसाइलों को फिजा में नाकाम बनाया, जबकि सेहोनी फौज की तरफ से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि दिफाई निजाम पर सवालात उठाए गए हैं। सेहोनी फौज ने अपनी एक पोस्ट में कहा है कि इसराइली फिजाइया जहां जरूरत होगी वहां खतरे को रोकने और जवाबी कार्रवाई करने में मसरूफ है। अवाम होम फ्रंट कमांड की हिदायत पर अमल करें, क्योंकि दिफाई निजाम मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तस्खीर नहीं है। उधर अमेरिका के अंदर से भी इसराइल के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और अमेरिकी सेनेटर ने भी सवाल उठाए हैं कि एतवार को ईरान के साथ मुज़ाकरात शेड्यूल्ड थे तो इसराइल ने हमला क्यों किया। अमेरिकी सेनेटर ने ईरान पर इसराइली हमले को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका की सफारतकारी को शिकस्त दी है। इसराइल ने हजारों अफराद की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है, जबकि अमेरिकी सदर ट्रंप ने खुली धमकी देते हुए कहा है कि ईरान को डील करना होगी इससे पहले कि कुछ ना बचे। अगला हमला मजीद खतरनाक हो सकता है। ट्रंप का कहना था कि बहादुरी की बातें करने वाले सब मारे जा चुके हैं, जबकि ईरानी वज़ीर खारजा ने अमेरिकी मुनाफिकाना रवैये पर बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ जोहरी मुज़ाकरात अब बेमानी हो चुके हैं। एजाज चौधरी साहब मेरे साथ साबिक सेक्रेटरी खारजा भी और अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर भी रहे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि अभी ईरान की जानिब से भी हमला किया गया, फिर ईरान का दावा भी सामने आया कि F-35 उन्होंने 2 गिराए हैं, कोई पायलट भी गिरफ्तार किया है। इसराइल तो खैर इस चीज़ को डिनाई कर रहा है। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये मामला अब किस तरफ आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कहाँ रुकेगा जाके, और क्या आप फोर्स ही क्या कर सकते हैं चौधरी साहब?
देखिए, कल जब इसराइल ने पहला हमला किया था तो बहुत सारे लोगों ने बड़ी जल्दी से कंक्लूड किया कि शायद ईरान के पास ये इस्तात नहीं है कि वो जवाब दे। ठीक। वो झट से अमेरिका की ऑफर लेकर वो कंक्लूड कर देगा ट्रीटी राइट। उनके साथ, सॉरी, जो डील है। लेकिन आपने ये भी देखा कि रात को फिर इसराइल के ऊपर उन्होंने मिसाइल से अटैक किया और वहां पे बड़ा शोर पड़ गया, क्योंकि इमरजेंसी नाफिज हुई, सायरन बजने लगे, लोग बंकर्स में जाने लगे, लोग बड़े परेशान हुए कि भाई ये क्या हुआ। तो ये मेरे ख्याल में एक शुरुआत है। मुझे लग रहा है कि ये खिंचेगा, ये तूल पकड़ेगा, ये जो झगड़ा है। और अगर ईरान के पास इस्तात है तो ये यकीनन ये आगे जाएगा मामला। लेकिन अगर ईरान के पास इस्तात ना हुई ठीक। तो फिर तो इसराइल और शेर हो जाएगा। अभी तक तो उनका ख्याल यही है इसराइल का कि जनाब ये कुछ नहीं कर सकते। और उसने तो धमकी लगाई कि हम तेहरान को जला देंगे। भाई, आप तेहरान को जलाएंगे या आपके तल अबीब को जला देंगे? तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। इतना मगरूर, इतना घुमंड, इतना तकब्बुर भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, अमेरिका की उसको बहुत आशीर्वाद है, उसकी सप्लाई भी है, लेकिन ईरान ने तो पिछले 45 साल से हालत जंग में है। ईरान इराक जंग भी 10 साल की लड़ी और जी। अमेरिका की सैंक्शन से भी वो लड़ते रहे। जी। तो रेजिलियंस तो है। तो अगर ईरान के पास वो रेजिलियंस उन्होंने दोबारा दिखाई, यानी दोबारा हमले के मुकाबले में हमला किया, तो मेरे ख्याल में डिटेरेंस एस्टेब्लिश हो जाएगी। वहां से फिर दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि इसराइल जो है वो मजबूर हो जाए अपनी पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए, और दूसरा रास्ता ये कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बड़ी तेज हो जाए, क्योंकि अमेरिका चाहेगा कि इसराइल को बचाया जाए इस लंबी जंग से। अगर जंग तूल पकड़ती है तो मेरा तजिया ये है कि वो ईरान के हक में होगा और इसराइल के लिए नुकसान है, क्योंकि इसराइल छोटा मुल्क है, उसके लोग पहले ही बड़े खौफ में रह रहे हैं। और जब से गाजा पे हमले हो रहे हैं, उन पर बड़े इल्जाम आ रहे हैं कि जनाब आपने तो हॉलोकॉस्ट को भी पीछे छोड़ दिया जिसका आप गिला गिला करते थे। तो इस वजह से लंबी जंग मुझे होती नजर आ रही है। और अगर इसराइल जो है उसको मुश्किल पेश आती हुई नजर है तो फिर अमेरिका कूद पड़ेगा और कोशिश करेगा कि इस जंग को रुकवाए। अच्छा चौधरी साहब, बहुत सारी आवाज़ें ये भी उठी कि अगर उनके पास वो जोहरी ताकत है तो उसका फिर खुल के वो इजहार कर दें और इसी दौरान वो इजहार कर दें और इस तरह की डिस्कशन के चलें, कामयाब एक अपना इजहार जो होता है। तो इस तरह की बातें भी, चहमगोइयाँ भी, तो आपके ख्याल में इसराइल को और अमेरिका को ये कंफर्मेशन है कि उनके पास नहीं है? हालांकि अमेरिका में बहुत सारी आवाज़ें उठी, उनका कहना था कि ये एक जोहरी मुल्क बन चुका है और पूरी सलाहियत रखता है, 9 से ज़ायद ये बम बनाने की सलाहियत रखता है। इस तरह की गुफ्तगू भी हो रही है। ये दो तरफ से ये दावे आ रहे हैं। एक तो इसराइल ने कहा कि वो चंद महीने दूर है बम बनाने के, और ठीक। अमेरिका ने कहा कि ये साल 1.5 साल दूर है। ठीक है। अब बाकी तो सब चेम गोइयां, ईरान को खुद को अंदाजा होगा कि वो कितनी दूर है। पर मेरा ये अपना ख्याल ये है कि वो अभी रेडी नहीं है बम बनाने के लिए। अगर रेडी होते तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती। वो रेडी इसलिए नहीं थे क्योंकि उनके ऊपर फतवा था उनके अपने राहबर का कि ये हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, और इसलिए उन्होंने अभी तक एनपीटी भी नहीं छोड़ी। लेकिन अब कुछ इंडिकेशंस ऐसी आ रही हैं कि अब शायद ईरान जो है वो, अगर इसराइल का हाथ ना रोका गया तो शायद वो फिर उस रास्ते पे चल पड़े। अभी भी कल तक का डेडलाइन है अमेरिका की तरफ से भी कि आप डील कर लें। अगर ईरान अब उस डील पे नहीं आता, जिसके चांसेस अब बहुत कम हो गए हैं कि उस तरफ आएगा, पहले तो तैयार था, करना भी चाह रहा था, लेकिन अब शायद वो नहीं आएगा। तो अगर नहीं आएगा तो ईरान उस रास्ते पे फिर चल निकलेगा, फिर आ जाएगा कन्वेंशनल डोमेन में। क्या इसराइल को मजबूर कर सकता है ईरान को कि उनके घुटने टेक दिए जाएं? मेरा अपना ख्याल है कि नहीं कर सकता। मेरा ये ख्याल है कि ईरान के अंदर रेसिलियंस है और वो उनको मुश्किल वक्त देंगे, और ऐसे में ये बैटल ऑफ नर्व्स शुरू हो जाएगी। क्या इसराइल के अपने अवाम नेतन्याहू को तब्दील करेंगे या ईरान के अवाम अपनी रिजीम को चेंज करेंगे? ये बैटल ऑफ नर्व्स दोनों में चलेगी। बट ईरान एक बड़ी मजबूत, बहुत बड़ी कौम है, मुझे नहीं लगता कि वो इतने आराम से हार माने। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, जैसे बहुत सारे लोग, पाकिस्तान में भी ये आवाज़ें उठ रही थी और बहुत सारे लोग कह रहे थे, तजियाकार भी कह रहे थे कि शायद ईरान सरप्राइज ना कर सके। आपने अपनी ओपनिंग में ये बातें की, तो ये जो सरप्राइज हुआ है इसराइल, ये कितना बड़ा डेंट है इसराइल के लिए और उसको अपनी पॉलिसी रिविजिट करने के लिए? आप समझते हैं कि ये डेंट काफ़ी है या अभी बहुत कुछ ईरान को कुछ करना और मजीद पड़ेगा जिससे वो अपनी पॉलिसी रिविजिट भी करे, जैसे आप भी फरमा रहे हैं कि उनकी आवाम भी नेतन्याहू पर प्रेशर जो है वो मजीद बढ़ भी जाए? ये सारी, इस पर भी गाइड कीजिएगा चौधरी साहब। जी, ये आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त ये क्लैरिटी नहीं है कि ईरान के पास क्या ये इस्तात है
कि जो जंग में एस्केलेशन आ रही है उसको सस्टेन कर सके। ठीक। मेरा अपना असेसमेंट है, ये मेरे पास कोई मालूमात नहीं है कि ईरान इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। और जब पिछले साल दोनों के दरमियान क्लैश हुआ था, याद है आपको, उन्होंने भी मिसाइल फेंके थे, इन्होंने भी फेंके थे, ड्रोन्स की भी आए थे, तो उसके बाद से ईरान को तो इल्म हो गया था कि भाई ये लोग किसी वक्त भी दोबारा हमला कर सकते हैं। तो ये कोई सरप्राइज तो नहीं है ना उनके लिए। और इस जंग से 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कह दिया, सो एक सरप्राइज नहीं थी। जहां ईरान ने मार खाई है वो है इंटेलिजेंस के शो पे, क्योंकि उनको पता होना चाहिए था कि भाई उनके अंदर इन्फिल्ट्रेशन होगी। देखे ना उनके जितने कायदीन थे, जितने साइंसदान थे, उनको चुन चुन कर उन्होंने मार दिया। उनको पता था कि वो कहाँ जाते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ रहते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी फेलियर थी एक लिहाज से। जो उनके जो नई लीडरशिप आएगी वो शायद इन तमाम खामियों को प्लग करेगी और वो आगे चलेगी। दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी और मुल्क होता तो वो सारे अंडे एक ही बास्केट में तो नहीं रखता ना, कि नताज में रख दिए या एक जगह रख। उन्होंने फैलाए होने चाहिए, इतना बड़ा मुल्क है तो फैलाए होने चाहिए। तो इस प्रिजम्पशन पर कि ईरान ने ये काम किया होगा, मैं समझता हूँ कि इसराइल के लिए आसान नहीं होगा ईरान को नगू करना। फासला भी बीच में बहुत है, लेकिन ईरान के पास अगर इस्तेताअत नहीं हुई तो फिर तो नेचुरली फिर ईरान के पास सिवाय इसके कि ये शराइत माने जो अमेरिका उसको डिक्टेट कर रहा है कि डील भी करे और साथ में सरनगू भी। बेसिकली आपकी जो गुफ्तगू का महवर और क्रक्स है चौधरी साहब, आप बेसिकली यही फरमा रहे हैं कि अपने मसल्स ईरान ही ने दिखाकर जो है वो उसे वापस धकेलना है और इस अग्रेशन से वापस धकेल के उनकी आवाम को भी कायल करना है कि अपने रजीम को चेंज आप कीजिए और इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी सरप्राइज करना है। अगर ये मसल्स ईरान नहीं दिखाता तो फिर सूरत हाल अदरवाइज होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये नहीं दिखाता तो फिर तो इवन सफारती कोशिशों में भी ईरान पे ही दबाव आ जाए। ये याद रखिए कि जब इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, जब पाकिस्तान ने 10 मई को अटैक कर दिया ना, दोबारा बता दिया अपना, तो सारी डिप्लोमेटिक कोशिशें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल हो गई एकदम से। उससे पहले तो हिंदुस्तान जो है ना वो जमीन पर पाँव नहीं रख रहा था। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि जब ईरान ने कल रात को हमला किया तो उनकी अपनी आवाम में भी जोश आया, दुनिया को भी पता चला। लेकिन अगर ईरान ये हमला ना करता और सहता रहता और उसके पास ना इस्तेताअत होती तो फिर तो सारे मुल्कों ने उसको कहना था कि जनाब अपनी मजीद तबाही से बचने के लिए आप हार मान जाएं और चुप करके डील कर लें। तो ऐसा अब ईरान ही बता सकता है कि उसके पास ये इस्तेताअत है कि नहीं। अगर नहीं है तो उनके लिए मुश्किल दिन है, और अगर है तो फिर इसराइल के लिए मुश्किल दिन। अच्छा, ईरानियन मीडिया की कुछ जो साइट्स हैं उन्होंने ये दावा किया है कि कुछ इंडियन उन्होंने पकड़े हैं जो स्पाइंग करते हैं इसराइल के लिए ईरान के खिलाफ। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी कुछ देर पहले इसे रीट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम तो बड़ी देर से बता रहे हैं कि ये नेक्सिस बड़ा पक्का है। मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग के तनाजुर को लेकर आप पाकिस्तान में आप स्ट्रीट इंटेलेक्ट की तरफ भी चले जाइए, किसी रेडी बान से भी पूछ लीजिए तो वो ये कहता था कि ये ग्रेट गेम का हिस्सा था। अगर पाकिस्तान अपने मसल्स ना दिखाता तो हमारे साथ ये कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए उन्होंने डील करना था। ये कोई आपस में आप कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं जो अब हालात ईरान और इसराइल के हैं, पाकिस्तान इंडिया की वार के पीछे भी कुछ इस तरह के मामला थे, आप इस पे क्या गाइड कर सकते हैं? मुझे तो यकीन है कि मोदी साहब के अज़ाइम बड़े खतरनाक थे और ये आरएसएस की एनिवर्सरी का 100 ईयर्स की एनिवर्सरी का साल था और वो कुछ धमाका करना चाहते थे और उनको एक गलत इंप्रेशन था कि पाकिस्तान इस वक्त कमजोर है, इकोनॉमी ठीक नहीं है, पॉलिटिक्स ठीक नहीं, इस वजह से ये वक्त है। वो तो जब पाकिस्तान ने उनकी तमाम तवक्कुआत के ऊपर पानी फेरा तब उनको अंदाजा हुआ और उसकी वजह से वो इतने बौखलाए कि उसमें झूठ सच सब की तमीज उनके यहाँ खत्म हो गई। ईरान अगर ऐसा काम कर सकता है जो पाकिस्तान ने 10 मई को किया तो फिर इसराइल की खैर नहीं, मैं आपको बताऊं। और लेकिन अगर वो ना कर सका, क्योंकि कोई भी चीज देखिए मुतबादल नहीं होती है। जो आप कर सकते हैं ग्राउंड के ऊपर, अगर ग्राउंड पे एक जंग जीत लें आप तो सफारतकारी भी आपके साथ होगी, अगर आप ग्राउंड पे जंग हार जाए तो सफारतकारी आपके खिलाफ जाती है। तो ये ईरान ने फैसला करना है कि क्या वो ये कर सकता है। मेरा अपना ख्याल है कि ईरान में ये इस्तेताअत होनी चाहिए थी कि वो ये जंग लगा सकता है। अभी आपको कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए। हाँ, ये जरूर आपने कहा कि एक नेक्सस था इंडिया और इसराइल का, बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। हमने देखा कि इसराइल के ड्रोन्स हमारी तरफ आए थे, हमने देखा कि कश्मीर के अंदर मोदी साहब वही कर रहे हैं जो इसराइल वहां पे कर रहा है।
तो चुनाचे जो अगर इंडियन वहां पे कोई जासूस पकड़े जाते हैं ईरान में, तो मुझे बिल्कुल कोई इसके ऊपर हैरत नहीं, क्योंकि इंडिया इसराइल के लिए और इसराइल इंडिया के लिए काम करते रहे हैं। ये ईरान अब होश पकड़ेगा और ये देखेगा कि देखो इंडिया जो है हमारे साथ जाहिरन दोस्त बना हुआ था और कह रहा था जी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहा हूँ आपकी चाबहार पोर्ट से, और देखे अंदर ही अंदर क्या कर रहा था। और ये भी याद रखें कि पहले भी वहां से जासूस वगैरह आते रहे हैं पाकिस्तान में, गुलबशन आया था ना जी, गुलबशन की बात कर जी। तो इस वजह से हमें ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि इंडिया एक्चुअली इसराइल का पार्टनर है और उस ग्रेट गेम में हिस्सा बना है, लेकिन वो भूल गए ये बात। इसराइल भी भूल गया, इंडिया भी भूल गया और अमेरिका भी भूल गया कि ये जो बाकी जो कुव्वतें हैं, जिनमें चीन शामिल है, जिसमें रूस शामिल है, जिसमें और ममालिक हैं, पाकिस्तान है, ये कोई इस तरह से वॉक ओवर नहीं है। तो ग्रेट गेम इनकी चलेगी नहीं अगर ये समझ रहे हैं, तो अब इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ईरान के लिए बहुत अहम है कि वो अब इनकी जो कैलकुलेशंस थी ग्रेट गेम वाली, उसको जो है पूरा ना होने दे। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी खारजा जी। साहब इंतहाई इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, उनका कहना था कि 10 मई को जो पाकिस्तान ने दुनिया भर को मसल्स दिखाए, ख़ास तौर पर इंडिया को, उसके बाद जितनी सफारती कुव्वतें थीं वो सारी की सारी पाकिस्तान के हक में चली गई और पाकिस्तान जो है वहाँ से जीत के निकला। और उनका कहना था कि ईरान को सेम इसी स्ट्रेटजी से पहले मसल्स दिखाने पड़ेंगे ताकि रिविजिट करना पड़े इसराइल को, और उनका कहना था कि उनका ख्याल है कि ईरान ये कर पाएगा। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज कौमी असम्बली इजलास में भी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। इज़माइश की घड़ी में हर तरह से ईरान के साथ खड़े हैं। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, हर तरीके से उनके साथ। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह इस वक्त इज़राइल ने यमन को, ईरान को, फ़लस्तीन को टारगेट बनाया हुआ है, अगर आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी। दूसरी तरफ ईरान इसराइल जंग को लेकर आलमी बरादरी को तशवीश तो लाहक है, लेकिन इस तनाज़े को हल करने के लिए कोई अमली इकदाम सामने नहीं आ रहे। अलबत्ता रूस की तरफ से सबसे पहले ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए सालिसी की पेशकश सामने आई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूसी सदर ने ईरानी हम मनसब और इसराइली वज़ीर आज़म से राबिता करके जंग रुकवाने के लिए सालिसी की पेशकश की है, जबकि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने भी सऊदी रियासत को खबरदार करते हुए कहा है कि इसराइल ईरान पर हमलों के बाद खित्ते को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। तुर्क सदर ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो इसराइल की जारियत को रोके। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने आलमी रहनुमाओं से राबते जारी रखे हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मशरक़े वुस्ता में कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक किया। अमीर कतर, जापानी वज़ीर आज़म और ट्रंप के दरमियान भी राबते हुए, जिनमें मशरक़े वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि फ़लस्तीनी और कतरी वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते में मशरक़े वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर बात की है। दूसरी तरफ ईरान और इसराइल के दरमियान जंग पर बुलाया गया सलामती कौंसिल का इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म रहा। इजलास में अमरीकी मंदूब ने एक तरफ एतराफ़ किया कि अमरीका इसराइल के ईरान पर हमले से कबल आगाह था, लेकिन इन हमलों में अमरीकी फोर्सेस शामिल नहीं थी। साथ ही अमरीकी मंदूब का यह भी कहना था कि हम इसराइल के दिफा के साथ खड़े हैं। इजलास में ईरानी मंदूब की जानिब से यह वाज़ेह किया गया कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ना रोका तो मशरक़े वुस्ता एक ना खत्म होने वाली जंग की दलदल में दंस जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का कहना था कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इसराइल की बिला जवाज और नाजायज जारियत की शदीद मज़म्मत करता है और पाकिस्तान ईरान के अवाम के मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। चीनी मंदूब ने इसराइल के हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि ये हमले ईरान की सलामती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं और चीन को इसराइली हमलों के हवाले से गहरी तशवीश है। चीनी सफीर का कहना था कि चूंकि ईरान ने जोहरी हथियारों के फैलाव को रोकने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, इसलिए उसे पुरअमन जोहरी तवानाई इस्तेमाल करने का पूरा हक दिया जाना चाहिए। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ईरान और इसराइल पर कशीदगी के खात्मे के लिए जोर दिया गया है।
सोशल मीडिया फोरम एक्स पर एक पैगाम में सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि इसराइल ने ईरान की जोरी तंसीबात को निशाना बनाया। तेहरान की जानिब से तिल अबीब पर मिसाइल हमलों के बाद अब मजीद कशीदगी नहीं होनी चाहिए, वक्त आ गया है कि सब कुछ रोका जाए। इसी हवाले से बात करने के लिए मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अमूर मशरिक़ वस्ता। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ईरान ने तो वापस सरप्राइज किया, दुनिया भर में चहमगोइयां हो रही थी कि शायद ईरान कुछ भी ना कर सके, लेकिन ऐसा नहीं, उसने अच्छा खासा सरप्राइज भी किया। फिर 2 जहाज F-35 गिराने की इतलात भी आई। इसराइल तो खैर डिनाई कर रहा है इन चीज़ों को। अब मुझे आपसे ये जानना है कि ये किस हद तक ईरान जो है इसराइल को वापस धकेले तो मामला सेटलमेंट की तरफ जाएंगे, नॉर्मलाइज होंगे, और पूरे मसल्स ईरान कितनी और मजीद दिखाने की कैपेसिटी रखता है, जानना ये चाह रहे हैं आपसे। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, जहाँ तक तो ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी या उसकी कैपेसिटी का ताल्लुक है, तो आपके इल्म में है कि ईरान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बैन अवी सैंक्शन का शिकार रहा है, जिसमें दिफाई सैंक्शन, इक़्तिसादी सैंक्शन, यानी हर आप कह सकते हैं जो शोबा ज़िंदगी है उस पर तकरीबन पाबंदियाँ आयद थी। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने अपना एक मॉडर्न किस्म का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको भी इनिशिएट किया, और उसके साथ साथ अपनी जो इकोनॉमी और अपनी जो दिफाई सनत है उसको भी इंडिजिनसली जो है परवान चढ़ाया है। अब इस वक्त जो ईरान ने अपना जो इब्तदाई रद्दअमल दिया है, तो मेरे ख्याल उसके 5 मरहले इस वक्त तक एग्जीक्यूट हो चुके हैं, जिसे उन्होंने वादे सादक का नाम दिया है। और उसके उन्होंने कहा कि हम मरहलावार तकरीबन यानी 20,000 के करीब वो कहते हैं कि हम मिसाइल जो है इसराइल पर दागेंगे, और अभी शायद 200 के करीब उन्होंने इस वक्त तक फायर किए हैं। तो उसी का नतीजा आप देख लीजिए कि फौरी तौर पे जिस तरीके से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो एक्टिवेट हुई है, चाहे वो खित्ते के ममालिक हों या अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म हो। आप देख लीजिए कि माजी में पिछले 20 माह के अंदर एक मुहासरा ज़दा गज़ा जो है उसके दलिदर दूर करने के लिए आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये कुव्वत और ये सूरत वहाँ दिखाई नहीं दी। उसकी बुनियादी वजह यही है कि इस वक्त ईरान ने जिस अपने हदीफ पर या दुश्मन पर हमला किया है वो अपने आप को दुनिया की सुपर पावर समझता है। अगरचे हमला इस वक्त इसराइल पर हुआ है, लेकिन इसराइल, दुनिया सारी जानती है कि इसराइल अमेरिका की सपोर्ट और अमेरिका की आशीर्वाद उसके बगैर कुछ नहीं है। और इस वक्त तो इस बात का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर ईरान की तरफ से मजीद वॉलेटाइल होता है हमला और उसमें शिद्दत आती है तो मुमकिन है कि अमेरिका जो है बराह रास्त इस जंग में कूद पड़े। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती अमेरिका की यह है कि अमेरिका को वो मशरिक़ वस्ता नहीं मिल रहा जो 1993 में जिस उन्होंने इराक को बेस बना के हमला किया था, या 2007 में उन्होंने दोबारा लश्करकशी की थी। क्योंकि अब इराक जो है उसने तो इस हद तक ईरान का साथ दिया है कि उन्होंने तो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में एक शिकायत दर्ज करवाई है कि उनकी एयर स्पेस को बगैर इराक की मर्जी के जो है इसराइल ने, इनके तैयारों ने जो है ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं, सऊदी अरब के हवाले से माजी में इसी नौयत की चेमागोइयाँ की जाती रही थी कि शायद उनका तो ईरान के साथ जो है एक ऐसा सरकावराना या मसल की तनाज़ा चल रहा है जिसकी तारीखी एक बॉन्डिंग्स भी मौजूद हैं, चाहे वो अरब अजब की लड़ाई हो। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि जो सबसे पहले कॉल आई है, जो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट आई है, वो सऊदी अरब की तरफ से आई है। और सऊदी अरब के वली अहद का बराह रास्त टेलीफोनिक कन्वर्सेशन डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ये बुनियादी तौर पे इराक के उस पोटेंशली की निशानदेही कर रहा है कि इराक ने अगर आज एक रात के अंदर एक जो वॉली ऑफ बैराज ऑफ रॉकेट्स और जो मिसाइल जो फायर करके जितने बड़े पैमाने पे तेल अवीव के अंदर तक, जनूबी तेल अवीव को जिस अंदाज से मलबे का ढेर बनाया गया है, वहाँ पे 36 मंजिला इमारतें जो हैं वो गिरी हैं। इस वक्त आपके इल्म में है कि पूरे यानी फ़लस्तीन और बिलखुसूस जिसे इसराइल का नाम दिया जाता है, वहाँ पे एक मीडिया ब्लैकआउट भी है। जितने बड़े इंडिपेंडेंट चैनल हैं उनको वहाँ से ऑपरेट नहीं करने दिया जा रहा। और इस वक्त खुद वहाँ पे एक सोशल मीडिया एडवाइजरी जारी की गई है कि इस नुकसानात की वीडियोस और इसकी तस्वीर। अच्छा, मुझे ये भी बताइए मंसूर साहब, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ये जितने मसल्स अब तक ईरान दिखा चुका है, आप समझते हैं कि ये काफ़ी हैं या मज़ीद और ज़्यादा इसराइल को धकेलने की भी ज़रूरत है और उस पर और मज़ीद शिद्दत से हमला करने की भी ज़रूरत है, ताकि सारे के सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो फिर अगर ईरान जो है वो इसराइल के साथ जंग बंदी पर भी बैठता है तो कम से कम इक्वल पे बैठे ना। इस वजह से मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ।
जी, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त ईरान जो है वो एक पूरी जंग के मूड में है, ऑल आउट वॉर के मूड में है। ठीक। उसकी रीजन ये है कि उसे मालूम है कि जंगें जो है वो यकीनन उनका आगाज तो मैदान जंग में ही होता है, लेकिन इसकी जो फाइनल सेटलमेंट है वो किसी ना किसी निगोशिएशन टेबल पर होगी। तो वो इस वक्त अपना जो मिलिट्री मसल है या जो मिलिट्री माइट है उसे दिखा के और अपनी खासतौर पे जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसका इजहार करके वो निगोशिएशन टेबल पर जो अपनी पोजीशन है उसे स्ट्रेंथन करने के लिए कोशा है। क्योंकि अल्टीमेटली जो यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से मुज़ाकरात है जो अभी कल होना तय पाए थे, लेकिन अब जाहिर है जंग के बाद जो है उसका कोई फौरी इम्कान दिखाई नहीं देता। तो ईरान यही चाह रहा है कि वो उसके पास कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो कि इसराइल उसे तरने वाला ना समझे और अमेरिका उसे ये ना समझे कि उनकी एक शटअप कॉल पे ईरान जो है वो यूरेनियम अच्छा, अफजूदगी दूसरा जैसा जो उसका बुनियादी हक मंसूर है। साहब, दुनिया सारी जो है वो डिवाइडेड है इस मुद्दे को लेकर के ईरान जोहरी ताकत है, ईरान जोहरी ताकत नहीं है। ये दो ही थीसिस चल रहे हैं। आपकी दानिश में, आपकी रिसर्च, आपकी मालूमात क्या कहती हैं कि अगर वो जोहरी ताकत तो होने के करीब भी है, तो इस दौरान बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो इसका इजहार भी कर सकता है कि वो जोहरी ताकत बन चुका है। इसमें क्या आपका टेक है जी? देखिए जी, इसमें एक थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं, खासतौर पे ईरान के एक कोल्ड टेस्ट के हवाले से खबरें जो हैं वो पिछले दिनों वेस्टर्न मीडिया में गर्दिश करती रही हैं, जो इस बात की निशानदेही है कि ईरान यूरेनियम अफजूदगी का वो मरहला अटेन कर चुका है कि जिसके बाद जो न्यूक्लियर हथियार बनाना जो है उनके लिए कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। और इस वक्त भी जो ईरान खुद भी तस्लीम करता है कि वो तकरीबन 60% यूरेनियम अफजूदगी जो है उसकी सलाहियत हासिल कर चुका है। और ये जौहरी हथियार डेवलप करने के लिए ये एक रिक्वायर्ड लेवल है, 51% के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि एक नेगोशिएशन चल रही थी और बड़ा दबाव था, और बिलखुसूस जो आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी है उसकी जो रेगुलर इंस्पेक्शन है, उसकी जो पिछले 20 साल की रिपोर्ट्स हैं, उसमें किसी एक रिपोर्ट में भी ये शायबा नहीं दिया गया या इंदिया जाहिर नहीं किया गया कि ईरान जो है वो बाय द बुक नहीं चल रहा और ईरान के पास ये कैपेबिलिटी आ चुकी है। और खुद अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान देखा हो जिसमें उन्होंने अभी रिसेंटली जंग के जलौं में ये बयान दागा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि ईरान के पास से जौहरी हथियार या जौहरी बम बनाने की सलाहियत है। लेकिन क्योंकि ईरान को और इसराइल को और ख़ासतौर पे अमेरिका को अपनी ताकत का जोम है और नशा है, और इसी वजह से वो दुनिया भर को बुली करने का जो एक शौक और ज़ौक रखते हैं, ये इस वक्त जो ईरान पर हमला किया गया है ये उसी, मैं समझता हूँ, जो माइंड सेट या उसी मेंटालिटी का एक इजहार है। लेकिन उन्हें इस वक्त जिसे कहना चाहिए एक लिहाज से मुंह की खाना पड़ रही है, क्योंकि जिन आप कह लीजिए गजा के कैदियों को रिहाई के हवाले से उन्होंने 20 माह से वहां एक लश्कर कशी कर रखी है। तो अब जो आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि एक 2 F-35 तैयारे भी गिरे हैं और उसमें खासतौर पे एक फीमेल इसराइली पायलट की जो कैप्टिविटी की भी बात आ रही है, तो इसराइल ने तो अपने गजा के कैदी छुड़ाते छुड़ाते अपनी जो फजाइया के मुख्तलिफ आप कह लीजिए जो पायलट्स हैं उन्हें भी ईरान की कैप्टिविटी में दे दिया है। तो ऐसे में ईरान की पोजीशन निगोशिएशन टेबल पे मजीद स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर इस बात में हकीकत है। लेकिन अभी तक इसराइली ने खुद इसको तस्लीम नहीं किया, जबकि दुनिया भर का मीडिया जो है वो इसी बात को रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, उनका एक तैयार दूसरा मंसूर भाई, मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसमें सऊदी अरेबिया, फिर खुद ट्रंप जो हैं वो पहले मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं, फिर खुद ही कहते हैं कि वहाँ से कुछ हासिल नहीं हो सकता, फिर एक दौर और चलना था, इस दौरान नेतन्याहू का अटैक सामने आ जाता है, अब अमेरिका कहता है कि हम नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। तो इस सारे सिनेरियो को आप, अमेरिका का खास तौर पे जो रोल था, उसे किस तरह देखते हैं? देखिए जी, इस बात में तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की आउटपोस्ट इसराइल है उसका तहफ़्फ़ुज़ तो अमेरिकी खारजा पॉलिसी का और बल्कि उनका जो दिफाई डॉक्ट्रिन है उसका एक कॉर्नर स्टोन है। और यही वजह है कि इसराइल को जब भी मामूली सी भी ज़िक पहुंची है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, वो फ़लस्तीन की निहत्ती मज़ाहमती तंजीमें हों या ईरान जैसा एक मजबूत मुल्क, मैं कहूँगा इस वक्त तो उन्होंने अपनी मजबूती जाहिर भी कर दी है, अगर उसकी तरफ से उसके जो स्टेटस को चैलेंज किया जाता है तो यकीनन अमेरिका का जो माथे पे बल आना या अमेरिका के पेट में मरोड़ उठना ये एक नेचुरल बात है। और ख़ास तौर पे अमेरिका में वाइट हाउस के जो मकीन हैं वो जिस लॉबी की आप कह लीजिए माली सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट के बाद उस सदर बनते हैं, मेरी मुराद वहाँ की स्ट्रॉन्ग ज्यूइश लॉबी है, उनकी तो जान पे बनी हुई है कि इस वक्त वो यहूदियाबाद का जिनको
अरबों डॉलर का सरमाया लगा के यहाँ पे आबाद किया गया था, वो बेचारे पिछली 2 रातें जो हैं वो जेर ज़मीन बंकरों में गुजारने पे मजबूर हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपके इल्म में हो कि इस वक्त वहाँ पे एक हब्स का मौसम है और गर्मी का मौसम है, ऐसे में बड़े नाजो नाम से पले हुए और बड़े, जिनको आज तक कहते हैं गर्म हवा नहीं लगी, उनको तो छठी का दूध याद आ गया है। और वो उनका उनका दबाव तो पहले ही नेतन्याहू पर बहुत ज़्यादा था, दाखिली तौर पे, खासतौर पे अपने जो कैदियों की रिहाई के हवाले से, या उनकी जो सियासी पॉलिसियां जिस पर खुद उनकी जो पॉलिटिकल अपोजिशन जो है वो नाराज है। खुद उनके जो इंटरनल सिक्योरिटी के इदारे शिन बेत के सरबरा ऐसी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं अदालती फोरम के अंदर ठीक। कि जिसमें बताया गया है कि इस वक्त वो अपनी करप्शन पर पर्दापोशी के लिए नेतन्याहू उनको दबाव में लाते रहे हैं और उनको मजबूर करते रहे हैं कि अपोजिशन, ये जो कैदियों के बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब जी, पूरे मशरक़ वुस्ता बड़ी डिटेल से डिस्कशन कर रहे थे और बता रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ईरान पर हमले के बाद सवालात उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया। हमले के लिए यही वक्त क्यों चुना गया, जबकि एतवार के रोज यानी कल ईरान और अमेरिका के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात की बैठक होने जा रही थी। ईरान और इसराइल के हमले की वजह ईरान का जोहरी प्रोग्राम है जो इसराइल और अमेरिका को एक अरसे से खटक रहा है। इसराइल का दावा है कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम एटमी हथियारों के हसूल की कोशिश है जो खित्ते और इसराइल के वजूद के लिए खतरा है। दूसरी तरफ ईरान का मौकफ है कि उसका जोहरी प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है, ना कि जोहरी हथियारों के हसूल के लिए। ईरान की इस वजाहत पर आलमी जोहरी इदारा और मगरबी ममालिक मुतमईन नहीं है। हाल ही में IAEA ने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की जानिब से पेश की गई एक करारदाद मंजूर की है जिसमें कहा गया है कि ईरान जोहरी अदम फैलाव के मुआहदे की मुकम्मल पासदारी नहीं कर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% तक खालिस यूरेनियम मौजूद है जो 9 एटमी हथियार बनाने के लिए काफी है। ईरान ने इस रिपोर्ट को सियासी करार देकर मुस्तरद कर दिया है। अगर हम बात करें हमले के वक्त की तो अक्टूबर में इसराइल की जानिब से किए गए हमले में ईरान का फिजाई दिफाई निजाम मुतासिर हुआ था जिसका इसराइल ने फायदा उठाया। ईरान पर इसराइल के हमले की एक बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका और ईरान के साथ जोहरी मुआहदे की बहाली पर मुज़ाकरात जारी थे और इसराइल को खदशा था कि इन मुज़ाकरात की कोई पेशरफ्त हो सकती है, जिसकी वजह से इसराइल इन मुज़ाकरात का सख्त मुखालिफ था। इसलिए हमला ऐसे वक्त में किया गया जब कल एक नया मुज़ाकराती दौर शुरू होने वाला था। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मुनीर अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मंदूब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं सर जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त ईरान की जानिब से रिटेलिएट किया गया, अच्छा खासा डेंट भी इसराइल को डाला गया। आप क्या समझते हैं कि ये काफ़ी है या बहुत आगे तक जाके अभी ईरान को अपने मसल दिखाने पड़ेंगे, या आप समझते हैं कि ये किसी जगह रुक जाएगा या बात और आगे बढ़ जाएगी? आपकी दानिश में 3-4 सिनेरियोज में से क्या आप पेंट कर रहे हैं ज़्यादा बेहतर जो आपको लग रहा है? जी मेरे ख्याल में इजरायलियों ने तो कहा है कि वो जारी रखेंगे और वो वापस हमला करेंगे। तो अगर ये सही है उनकी इरादा तो ये जंग जारी रहेगी कुछ अरसे के लिए मेरे ख्याल में। अच्छा, दूसरा सर ये लोग जितने भी हैं वो यही सोच रहे हैं यहाँ और डिस्कशन में भी वो कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का तनाजुर जो था उसमें जब तक पाकिस्तान ने अपने ग्राउंड पे मसल्स नहीं दिखाए तब तक आलमी बरादरी और सारी चीज़ें और वो टेबल पे बैठना, जंग बंदी करना, ये सारी चीज़ें, अमेरिका का बीच में आना, इस सिनारियो में आप अगर इन सारी चीज़ों को कंपेयर करें तो क्या कंपैरिजन ड्रॉ कर सकेंगे जी आप? जी देखिए, ये दो सिचुएशंस बहुत मुख्तलिफ हैं जी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई है उसमें हर वक्त ये नज़र में रखने की ज़रूरत थी दोनों मुल्कों को कि ये न्यूक्लियर ताकतें हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसलिए जंग को एक लेवल से आगे नहीं बढ़ने देना है। राइट। यहाँ ईरान इजराइल के पास तो शायद न्यूक्लियर ताकत होगी, उन्होंने कुछ इशारे भी दिए हैं, पर ईरान के पास अब तक नहीं है। तो इसलिए इजरायलीज समझते हैं कि वो हमले जारी रख सकते हैं। पर हमने ये देखना है कि जो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका है, रूस है और चीन है, वो किस तरफ दोनों मुल्कों को किस तरफ ले जा सकते हैं
मेरे ख्याल में कुछ सीज फायर ले आने की कोशिशें जारी होंगी मेरी नज़र में। तो जिस वक्त भी दोनों ताकतें समझें कि काफ़ी हो गया है तो फिर वो रुक जाएंगी। पर मेरे ख्याल में अभी तक तो इजराइल ने कहा है कि वो हमले और करेगा, तो शायद ये कुछ अरसे तक ये जारी रहेगा। अच्छा, दूसरा सर, ट्रंप का आप इसमें रोल अमेरिका को किधर खड़ा देख रहे हैं? एक तो उन्होंने मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे, फिर खुद से ही पब्लिकली कह दिया कि इसमें से कुछ बरामद नहीं हो रहा, फिर अभी दौर चलने थे, फिर आप वो इसराइल के साथ खड़े हैं। तो इन सारे मामलों पे आप इस पे क्या रहनुमाई कर सकते हैं? जी, अमेरिका का मेरे ख्याल में दो तरफा रुख है। एक तरफ से तो वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं और इजराइल उनका एलाय है। ठीक। दूसरी तरफ ट्रंप साहब कुछ समझौता करवाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि मैंने सुलह करवाई है। तो वो जो मुज़ाकरात जो चल रही थी ओमान की मीडिएशन के साथ, यहाँ इरादे तो हैं कि उसको कंटिन्यू किया जाए। पर इस वक्त मेरे ख्याल में ईरान कोई मूड में नहीं होगा कि मुज़ाकरात में वापस आ जाए और कोई एग्रीमेंट करवा दे जिसमें उनकी जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है उसको छोड़ दें। मेरे ख्याल में वो वक्त गुजर गया। अब हमने देखना है कि ईरान क्या करेगा इसके बाद में। वो वापस मुज़ाकरात के लिए तैयार होगा या वो एनपीटी छोड़कर डिक्लेयर कर ले कि जी हमने तो न्यूक्लियर हथियार बनाने हैं। तो ये दो एक्सट्रीम सिनारियो हैं। अब देखने की ज़रूरत है कि ये जंग कितनी जाती है और ईरानी रिएक्शन अल्टीमेटली क्या होता है। इस वक्त तो मेरे ख्याल में वो मूड में नहीं होंगे कि कोई मुज़ाकरात हों और सुलह हो। अच्छा सर, दुनिया मोस्टली डिवाइड है दो सिनेरियोज में। वो कहते हैं कि कुछ का ख्याल है कि ईरान जोहरी ताकत है, कुछ का ख्याल है कि बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका से भी कुछ आवाज़ें ऐसी उठी कि वो है, इस तरह है, हो सकता है, पॉसिबल है। कुछ लोग कह रहे थे कि इस दौरान ही वो इजहार कर सकते हैं जी कि वो जोहरी ताकत है। आपकी दानिश में, आपकी मालूमात, आपका तजर्बा, इस पर क्या सर आप बता सकते हैं? जी, मेरे ख्याल में ईरान को काफ़ी कमज़ोर किया गया है पिछले साल के दौरे में। उनकी जो कुछ उनके जो एलाइज थे, हमास, हिजबुल्लाह, असद, सीरिया में जो असद रजीम थी, उन सबको काफ़ी डैमेज किया गया। असद रजीम तो चली गई है और जो बाकी जो ईरान के जो दोस्त थे या प्रॉक्सीज कहते हैं, उनको भी काफ़ी डैमेज किया गया है। उनकी ताकत कम हो गई है। ईरान खुद के ऊपर हमला पहले भी किया था इजराइल ने, और उनकी मिसाइल सिस्टम्स, डिफेंस सिस्टम्स पे डैमेज किया था। तो मेरे ख्याल में इजराइल की तो यही कैलकुलेशन थी कि ये कमज़ोर हैं, इसलिए हम अब इनको मार सकते हैं। पर जो मतलब है उनका कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म किया जाए, वो मेरे ख्याल में हासिल पूरी तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा मुल्क है। जो भी कुछ डैमेज ये करेंगे उनकी फैसिलिटीज़ को तो वो वापस बना सकते हैं। और अब उनके पास एक्सक्यूज भी आ गया है कि वो एनपीटी छोड़ जाएं। जो जो सुपरविजन, जो सेफ गार्ड होती हैं, उनको हटाया जाए और वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ चले जाएं। तो इस हमले में इजराइल के पास हथियार ज़्यादा हैं, ताकत है, पर उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो अमेरिका की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शायद पूरी ना हो सके इस वक्त। अच्छा, दूसरा सर, इस सारे मैटर को लेकर इंटरनेशनल दुनिया, ख़ास तौर पर जो बहुत सारे मुबसरीन हैं, वो ये बता रहे हैं कि शायद अमेरिका भी किसी स्टेज पर इस जंग में कूद के डायरेक्ट ईरान पे कोई हमला लॉन्च कर दे। इस तरह की आपको पॉसिबिलिटी लगती है ट्रंप को देखते हुए, ट्रंप रजीम को देखते हुए, या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, ये इसराइल ईरान के दरमियान ही रहेगा? अब कह नहीं सकते हैं। अमेरिका इसराइल का एलाय है
और अगर खुदा न खास्ता उन्होंने फैसला किया या ईरान ने अमेरिकन फैसिलिटीज़ जो हैं खलीज में उन पे हमला किया तो शायद अमेरिका आ जाए बीच में। पर कोशिश ईरान की भी होगी और मेरे ख्याल में और अमेरिका की भी होगी कि वो आपस में सामने ना आए और ये इजराइल तक ही रहे। पर कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये अब जंग में तो आप जानते हैं किस तरह की एक कंफ्यूजन होती है, उसमें बहुत सारी मिसपरसेप्शंस हो सकती हैं और ये जंग बढ़ सकती है। और ईरानी कैंप में आप आने वाले दिनों में कुछ देखते हैं कि कोई डायरेक्टली उनकी सपोर्ट में कोई खुल के आए स्टेटमेंट्स के अलावा, या आप देखते हैं कि नहीं बस ये इसराइल और ईरान के दरमियान ही रहेगा? जी, जंग में एक्टिव ऑपरेशनल इन्वॉल्वमेंट तो मैं नहीं समझता हूँ किस बाहर मुल्क की होगी। राइट। पर ईरानियों को अगर कोई ज़रूरत होगी हथियारों की या एमिनिशन की, शायद रूस और चीन शायद उनकी कुछ मदद कर सकें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं उनमें खुल के तो नहीं, खैर पसे पर्दा हमायत में रूस और चाइना इस तरफ जा सकते हैं, आपका ये कहना है बेसिकली? जी, अगर अमेरिका इन्वॉल्व हो जाता है और ईरान के ऊपर बहुत अगर उसके कोई इम्कान है उसकी शिकस्त हो जाए तो मेरे ख्याल में उसकी मदद करने के लिए रशिया और शायद चीन भी उनकी मदद करने के लिए शायद तैयार हों, बट एक्टिव ऑपरेशनली कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब जी। पाकिस्तान के साबिक मंदूब बड़ी डिटेल से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।